सिर्फ डीडी नेशनल पर, देश का पहला चैनल, देश का अपना चैनल। आदाब नाजरीन, गुड न्यूज जज्बा इंडिया के साथ मैं हूं रेशमा। मेरा आदाब कबूल कीजिए। आपका इस्तकबाल, आपका खैर मकदम। जैसा कि आप जानते ही हैं कि हम अपने इस प्रोग्राम में आपके लिए लेकर आते हैं कुछ ऐसे आम लोगों की खास कहानियां जिन्होंने अपनी जिंदगी में कुछ बेहतर किया होता है। अपने लिए ना वो सिर्फ अच्छा करते हैं बल्कि समाज को एक बेहतर पैगाम देते हैं ताकि समाज बेहतरी की जानिब बढ़ सके। और आज के प्रोग्राम की खास बात यह है कि आज जिन कहानियों को हम आपके लिए लेकर आए हैं उनका जिक्र वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने प्रोग्राम मन की बात में किया है। तो चलिए करते हैं शुरुआत प्रोग्राम गुड न्यूज जज्बा इंडिया की। दोस्तों, कहते हैं कि लफ्जों के साथ खेलना सबकी बस की बात नहीं है। अलबत्ता आप अगर किसी जबान को जानते हैं तो इससे बेहतर कोई और बात हो ही नहीं सकती। अगर यहाँ हम संस्कृत ज़बान की बात करें तो संस्कृत ज़बान हमारी सकाफत का हिस्सा रही है और लोग आज आगे बढ़ रहे हैं संस्कृत ज़बान को सीखने में। आपको हम एक ऐसे पार्क में लिए चलते हैं जहाँ वीकेंड क्लासेस होती हैं। जी हाँ, कब्बन पार्क। इस पार्क में एक ऐसी शख्सियत है जो लोगों को संस्कृत सिखा रही है और वो भी बेहद दिलचस्प अंदाज में। तो किस तरह से उन्होंने की इसकी शुरुआत और किस तरह से संस्कृत ज़बान फरोग पा रही है इनके आसपास, आइए देखते हैं इस रिपोर्ट में। बेंगलुरु एक शहर जो अपनी चहल पहल भरी जिंदगी और मुतादिद पुरकशिश मकामात के लिए जाना जाता है। यहाँ खूबसूरत कब्बन पार्क है। कब्बन पार्क की खासियत इसकी कशिश है जो हर उम्र के लोगों को अपनी तरफ खींचती है। वालिदैन अक्सर वीकेंड पर अपने बच्चों को कुदरती मनाजिर से लुत्फानंदोज कराने और आराम करने के लिए यहाँ आते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इतवार को पार्क में संस्कृत की क्लासेस होती हैं? पर्वत मध्य अग्निरस्ति। जी हाँ, समाष्टि गुप्पी की कोशिशों की बदौलत कब्बन पार्क कदीम जबान संस्कृत सीखने का मरकज बन गया है। 4 दोस्त हैं जो संस्कृत पढ़ते हैं, जो डिफरेंट प्रोफेशन से हैं। कुछ इंजीनियर्स हैं, कुछ कॉर्पोरेट में काम करते हैं। वो हम सभी मिलके एक दिन ऐसे ही संस्कृत वॉक करते हैं, एक दिन बैठ के संस्कृत पढ़ते हैं करके हमने 8 लोग ये शुरू किया था। उसके बाद आज हम 800 लोग हैं ग्रुप में। तो ये 3 महीने से ये चल रहा है। प्रार्थनाम करोमि, अहम योगाभ्यासम करोमि। बेंगलुरु में मुकीम समाष्टि गुप्पी ने संस्कृत वीकेंड पहल शुरू की ताकि बच्चों, नौजवान, बालिगों और बुजुर्गों को दिलकश सरगर्मियों के जरिए संस्कृत सीखने में मदद मिले। अहम चलामि, अहम चलामि, अहम धावामि, अहम उपविशामि। इस पहल ने वजीर आजम नरेंद्र मोदी की तवज्जो हासिल की, जिन्होंने अपने मन की बात रेडियो खिताब के दौरान इसकी तारीफ की। उन्होंने कदीम हिंदुस्तानी इल्म और साइंस में संस्कृत की अहमियत को उजागर किया और इसे रोजमर्रा की जिंदगी में जम करने की जरूरत पर जोर दिया। जब कोई भी भाषा बोली जाती है तभी उसकी संरक्षण की जाती है ना। जब हम घर में तो हम श्लोक पाठ तो करते ही होंगे और मंदिर में भी सुनते हैं, किंतु हम ये समझ नहीं पाते कि क्या बोल रहे हैं या फिर क्या पढ़ा जा रहा है। तो हम वो बातचीत करते हैं तो जैसे हम घर में हिंदी में बात करते हैं ना, तो जो हिंदी न्यूज़ चल रहा है या फिर हिंदी पिक्चर चल रहा है वो ऑटोमेटिकली हमें समझ में आ जाता है, क्योंकि हम घर में वो बात करते हैं हिंदी में। तो इसीलिए हम संस्कृत में जब बात करने के लिए शुरू करेंगे तो भगवत गीता जब सुनाई देती है तब वो अर्थ हमको समझ में आ जाता है। कब्बन पार्क में संस्कृत इतवार को काफी मकबूलियत हासिल करती है। संस्कृत सिखाने के इस तरीक़ेकार में इंटरैक्टिव और तफरीही सरगर्मियां शामिल हैं। बहुत से नौजवानों ने इसमें शमूलियत इख्तियार की और अपने कॉलेजों और यूनिवर्सिटियों में डिस्कशन ग्रुप्स भी बनाए। ये पहल मुंबई और पुणे तक भी फैल गई, जिसका मकसद हर रियासत में एक जैसे ग्रुप्स कायम करना है।
हम ऑलरेडी कर रहे हैं, जैसे कि संस्कृत राइड कर रहे हैं, मोटर बाइक राइडिंग हम जाते हैं। बहुत जगहों पे ऐसे मोटर बाइकिंग राइड के लिए जाते हैं, वहाँ पे हिस्टोरिकल वो जो उनका महत्व होता है वो सब जानते हैं। और संस्कृत वहाँ पे भी हम सीखते सीखते ही जाते हैं राइड पे। तो उसके बाद हम संस्कृत बैंड है हमारा, म्यूजिकल बैंड, सो उसका भी वहाँ पे भी हम जैमिंग सेशंस करते ही रहते हैं घर पे। जी जी जी, संस्कृत में, जैसे कि केसरिया संस्कृत में गाते हैं, या फिर अपना बना ले पिया संस्कृत में गाते हैं। जी। हृदयं तव जीवनायार्पितं प्रिय किमिदं किं वा इदं चेतनम् परमात्मना त्रिलोकसौन्दर्यम् अवतीर्य तव रूपं विस्मयमिदं रचितम् नयनोः ते अञ्जनेनाहं परिकल्पयेयम् अनवरतं प्रेम कथनं केसरः तव सङ्घः प्रिया तल्लीनं मनः तवागमनेन। कब्बन पार्क, जिसे सरकारी तौर पर श्री चाम राजेंद्र पार्क के नाम से जाना जाता है, बेंगलुरु के बीचों बीच एक सब्ज जगह है। 300 एकड़ पर फैला हुआ ये पार्क शहर की हलचल से दूर एक पुरसुकून जगह है, जिसमें मुतहरिक हरियाली, मुतनव्वे नबातात और हैवानात और मुतादिद तारीखी इमारतें और मुजस्समे हैं। अत्र माने यहाँ, तत्र माने वहाँ, अहम माने मैं, वयम माने हम सब, ये सब तो हम पहले मतलब 40 साल पहले, लेकिन अभी 40 साल बाद हम लोग मतलब संस्कृत के टच में आए हैं। रिवाइवल जस्ट लाइक, तो वो बहुत अच्छा लग रहा है। हम सोचते हैं सुबह भी जब हम उठें, सबसे पहले तो संस्कृत से ही स्टार्ट करें। और जैसे कि हम पूजा भी करते हैं, तो वहाँ पर भी संस्कृत में बहुत से श्लोक होते हैं, उनको भी हम संस्कृत में ही पढ़ा करें। भगवान का आराधना वगैरह हम संस्कृत में ही करा करें। ये शहर उन चंद पार्कों में से एक है जहां से गुजरने वाली एक मसरूफ सड़क है, जो इसकी मुनफरिद दिलकशी में इजाफा करती है। यहाँ कुदरत से मोहब्बत करने वालों को सुबह और शाम पार्क के पुरसुकून रास्तों से लुत्फानंदोज होते देखा जा सकता है। यहाँ हर इतवार को बच्चे, नौजवान और बुजुर्ग संस्कृत में गुफ्तगू करते हैं। इसके अलावा पार्क में संस्कृत में मुबाहिसे का भी एहतमाम किया जाता है। यहाँ एक खास कोशिश की जा रही है और वो है संस्कृत को रोजमर्रा की जिंदगी का हिस्सा बनाना। और यही वजह है कि तमाम कम्युनिटीज के लोगों को कब्बन पार्क में इतवार की तकरीबात में शिरकत की तरकीब दी जाती है। इस इक़दाम को संस्कृत वीकेंड कहा जाता है। इस इक़दाम को कम्युनिटी की तरफ से भी काफी पजीराई मिल रही है। वजीर आजम से मिलने वाली तारीफ ने उनकी कोशिशों को मजीद तक़वियत दी है, जिससे संस्कृत वीकेंड को एक कामयाब पहल बनाया गया है। They've given this tagline to Sanskritam that is a very Sanatanized language, which is very wrong. Sanskrita, it has all kind of jnanam like rasayana jnanam, chemistry, or if you take Chanakya's Niti, everything is in Sanskritam. And to present day, Chanakya's Niti is like, oh my god, you know Chanakya's Niti, you can win the world like this. यहाँ पे हम लोग सुबह कब्बन पार्क में आते हैं और संस्कृत सीखते हैं। समष्टि जैसे हमको संस्कृत सिखाती है वो बहुत ही इंटरेस्टिंग है। हम संस्कृत हमारी देववाणी है, तो संस्कृत में जो शब्द है वो हमारी सब लैंग्वेजेस में है। हिंदी है, गुजराती, मराठी, ये सारी लैंग्वेजेस में शब्द तो एक ही है जो संस्कृत से आए हैं। अगर हर कोई संस्कृत वीकेंड जैसे प्रोग्रामों में शामिल होता है और ऐसे प्रोग्रामों को फरोग देता है, तो शहरी दुनिया की कदीम तरीन जबान से बहुत कुछ सीख सकते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज़। और यहाँ रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होते हैं। आप देखते रहिए गुड न्यूज जज्बा इंडिया का। कश्मीर से कन्याकुमारी तक, कच्छ से कामाख्या तक, राज्यों की राजधानियों से प्रदेशों के कोने कोने तक, होगी हर राज्य के हर हिस्से की पूरी खबर। देखिए भारत एट 7 खबर राज्यों की, डीडी न्यूज़ पर।
तो जिस तरह से वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने समष्टि का जिक्र किया है, जो संस्कृत को आगे बढ़ा रही हैं, संस्कृत जबान के लिए काम कर रही हैं, वैसे ही जम्मू कश्मीर के अब्दुल रशीद मीर हैं, जिनका जिक्र वजीर आजम ने मन की बात में किया है। और अब्दुल रशीद ने शुरुआत की है स्नो मटर की। जी हाँ, स्नो मटर जम्मू कश्मीर में उगाया जा रहा है, इसकी काश्त की जा रही है और आज इसकी मांग बैनुल-अक़वामी सतह पर है। अब्दुल रशीद ने न सिर्फ अपने कारोबार को बढ़ाया, बल्कि साथ साथ दीगर किसानों को भी उन्होंने अपने साथ जोड़ा। किसानों को बिजनेस मिला, कारोबार मिला और आज सबकी जिंदगियां बेहतरी की जानिब बढ़ रही हैं। आइए आपकी मुलाकात कराते हैं जम्मू कश्मीर के चकोरा गांव के अब्दुल रशीद से, जिन्होंने स्नो मटर की बरामद को फरोग देने के लिए पहल की है। दरअसल कुछ लोगों के जहन में ख्याल आया कि क्यों ना कश्मीर में उगाई जाने वाली गैर मुल्की सब्जियों को दुनिया के नक्शे पर लाया जाए। फिर चकोरा गांव के अब्दुल रशीद मीर सबसे पहले इसके लिए आगे आए। इन्होंने गांव के दूसरे किसानों की जमीनों को एक साथ मिलाकर स्नो मटर उगाने की शुरुआत की और कुछ ही अरसे में कश्मीर से बर्फ के मटर लंदन पहुंचने लगे। यहाँ स्नो मटर की पहली खेप पुलवामा से लंदन भेजी गई। इस कामयाबी ने जम्मू कश्मीर के लोगों की खुशहाली के नए दरवाजे खोल दिए। अब्दुल रशीद मीर की तारीफ करते हुए वजीर आजम ने कहा कि जम्मू कश्मीर के लोग भी मुकामी मसनूआत को आलमी बनाने में पीछे नहीं हैं। जम्मू कश्मीर में पिछले महीने में जो कुछ हासिल किया है वो पूरे मुल्क के लिए एक मिसाल है। उन्होंने कहा कि अब्दुल रशीद ने मिसाल कायम की है। जो हमने ये छोटी मोटी कोशिश की है, ये जो स्नो पीस हमने एक्सपोर्ट किया है, ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर साहब ने मन की बात में मेरा नाम लेके इस एक्सपोर्ट को दिखाया, तो बहुत खुशी हुई है। कि कहने की बात नहीं कि मुझे कितनी खुशी हुई है कि इतनी तारीफें की है कि ये ज़्यादा से ज़्यादा एक्सपोर्ट हो जाए। हमने छोटी मोटी कोशिश की है, ये साल ये छोटा शुरुआत किए हैं, तो हम ये एक्सपोर्ट हुआ यूरोपियन कंट्रीज़ में, इसकी बहुत डिमांड हुई है। ये ट्रेडिशनल नहीं है, ये जो हम घर में खाते हैं मटर वटर, ये वो नहीं है, ये डिफरेंट है इसका। मगर इसमें यूरोपियन कंट्रीज़ में ज़्यादा से ज़्यादा डिमांड मांगी, इतना हम नहीं बेच सके जितना वहाँ से एक्सपोर्ट करने में ज़्यादा जितनी डिमांड आ गई। रेडियो प्रोग्राम मन की बात के दौरान स्नो मटर के जिक्र के बाद फसल से वाबस्ता तमाम किसान बेहद खुश हैं। ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर साहब ने भी कहा कि ये शुरुआत है, तो आप ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करेंगे, हम ज़्यादा से कोशिश करेंगे ज़्यादा से ज़्यादा किसान जुड़ने की, तो ये पैदावार बढ़ जाएगा। तो हम ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करें कि ज़्यादा से ज़्यादा एक्सपोर्ट करें। हम कोशिश करें कि ये बाकी चीज़ें भी इसमें एक्सपोर्ट होने की उम्मीद है। इसके लिए दिल्ली में नेक्स्ट ऑन फूड प्राइवेट लिमिटेड कंपनी ने गांव चकोरा के किसानों से राब्ता किया और किसानों को ज्यादा मुनाफे के साथ एक नई किस्म के मटर के बीज फराहम करने का मशवरा दिया। ये फसल इस गांव के तकरीबन 6 मुरब्बा किलोमीटर के रकबे में, जिनमें मलंगपुरा, कोयल, वासोर, बाबागोम या चंदगाम और निलोरा शामिल हैं। इसकी फसल नवंबर में बोई गई थी और मार्च के आखिर तक फसल मुकम्मल तौर पर तैयार हो गई और किसानों ने इसकी कटाई शुरू कर दी। बहुत खुशी हो गई है। तो ये हमारा ये जो एक्सपोर्ट हुआ है, ये प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया साहब ने जो हमारे जो ये मन की बात में दिखाया, बहुत खुशी हो गई है। कहने की बात नहीं कि कितनी खुशी है मेरी कि सारा मेरा दिखा कि किस तरह मैंने काम किया, मैं काम कर रहा हूँ। स्नो मटर की एक बड़ी मंडी है। इसे बंजर जमीन पर बागात में उगाया जाता है और बरामद किया जाता है। ये फसल मुकम्मल तौर पर नामियाती है और यूरोपीय ममालिक में इसकी बहुत मांग है। अगर आप इसे रिवायती अंदाज में तैयार करेंगे तो मिकदार कम होगी, लेकिन अगर आप इसे जदीद अंदाज में तैयार करेंगे तो मिकदार ज्यादा होगी। इससे किसानों को बहुत फायदा होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज़। दोस्तों, हमारे में से बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो चाय के शौकीन होते हैं। कुछ लोग दीगर मशरूबात पसंद करते हैं, लेकिन कुछ लोग कॉफ़ी पीना बेहद पसंद करते हैं। अब बात हम आपके साथ कर रहे हैं कॉफ़ी की ही। जी हाँ, अगर आपने आंध्र प्रदेश की अरकू कॉफ़ी नहीं पी तो कुछ नहीं पिया, ऐसा कहा जाता है, क्योंकि यहाँ की कॉफ़ी बिल्कुल अलग होती है। बेहद खुशबू इसमें शानदार होती है और ख़ास बात यह है कि इसका जायका भी दीगर कॉफ़ी से अलग होता है और इसीलिए यहाँ की कॉफ़ी की बहुत मांग है।
और इस कॉफ़ी का जिक्र वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने मन की बात में भी किया है और इसीलिए इसको बिजनेस मिल रहा है और लोग इस रोजगार से जुड़ रहे हैं, अपनी जिंदगियां बदल रहे हैं। किस तरह से यहां पर की जाती है इसकी काश्त, आइए देखते हैं इस रिपोर्ट में। अरकू कॉफी जो आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम जिले की वादी अरकू से आती है, अपने मुनफरिद जायके और पायदार खेती के तरीकों की वजह से खबरों में है। ये अपने मुतवाजिन हल्के जायके और मखसूस मसाले की वजह से काफी मशहूर है। इन आला क्वालिटी की कॉफियों को आलमी सतह पर सराहा जाता है। मैं कमरापल्ली गांव से हूँ, वेणुगोपल्ली पंचायत से। मैं अल्लूरी सीताराम राजू जिले से हूँ। हमने कॉफ़ी की खेती से काफ़ी विकास किया है, जिससे हमें काफ़ी मुनाफा हुआ है। पिछले 10 वर्षों से मैं अपने माता पिता के साथ इस कॉफ़ी की खेती कर रहा हूँ। पिछली अवधि की तुलना में वर्तमान अवधि में हमें अपनी फसलों के बेहतर दाम मिले हैं। अच्छी खेती और बेहतर दाम के बदले हमें जो मुआवजा मिला है उससे हमारा परिवार बहुत खुश और संतुष्ट है। कॉफ़ी की खेती के अलावा हम काली मिर्च की भी खेती कर रहे हैं। हमें उम्मीद है कि इससे हमें अधिक फ़ायदा होगा। अरकू कॉफी बड़ी मिकदार में आंध्र प्रदेश के अलूरी सीतारामा राजू जिले में उगाई जाती है। ये अपने बेहतरीन जायके और खुशबू के लिए जानी जाती है। तकरीबन 1.5 लाख कबायली खानदान अराकू कॉफी की काश्त से वाबस्ता हैं। गिरिजन कोऑपरेटिव ने अरकू कॉफी को नई बुलंदियों तक ले जाने में अहम किरदार अदा किया है। इन्होंने यहाँ के किसान भाइयों और बहनों को इकट्ठा किया और उन्हें अरकू कॉफी काश्त करने की तरकीब दी, जिसकी वजह से इन किसानों की आमदनी में भी नुमाया इजाफा हुआ है। पहले हमें अपनी फसलों के लिए थोड़ा मुआवजा मिलता था, जिससे हमारे जीवन में कई समस्याएं आती थीं। हमारी फसल 50 रुपये प्रति किलोग्राम बिकती थी, लेकिन अब हमें खुशी है कि हमारी उपज को कोऑपरेटिव कॉरपोरेशन द्वारा खरीदा जा रहा है और अन्य सुविधाएं भी प्रदान की जा रही हैं। कोऑपरेटिव सोसाइटी द्वारा कॉफ़ी और काली मिर्च की खरीद से हमें बहुत फ़ायदा हुआ है। हमें कॉफ़ी के लिए 90,000 रुपये और काली मिर्च के लिए 1 लाख रुपये मिले हैं। यह राशि हमें और हमारे परिवार के सदस्यों को 1 वर्ष तक सहारा देने के लिए पर्याप्त हो सकती है। हमें शादी की सुविधा भी मिल रही है, जिससे 20 से 30,000 रुपये और बचने की उम्मीद है, जिससे हमारा जीवन बहुत आसान हो जाएगा। तकरीबन 1.5 लाख कबायली खानदान अरकू कॉफी की काश्त में मसरूफ हैं। गिरिजन कोऑपरेटिव सोसाइटी इसकी कामयाबी में अहम किरदार अदा कर रही है। मुकामी किसानों को मुत्तहिद करके और अराकू कॉफी काश्त करने के लिए उनकी हौसला अफजाई करके कोऑपरेटिव सोसाइटी ने उनकी आमदनी में नुमाया इजाफा किया। इस इक़दाम ने मुकामी आबादी को बाइख्तियार बनाया। इस तरह इलाके में समाजी और इक़्तिसादी तरक्की को फरोग़ दिया गया। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने अरकू कॉफी का अपने प्रोग्राम मन की बात में जिक्र किया और उन्होंने कहा कि ये अरकू कॉफी आंध्र प्रदेश की पैदावार है और पूरी दुनिया में बहुत मशहूर है। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज़। तो हिम्मत और कोशिशों का जो सिलसिला है, उनकी जो कहानियां हैं ऐसे ही जारी रहेंगी। आप हमारे साथ रहिए और देखते रहिए गुड न्यूज जज्बा इंडिया का। राष्ट्रीय खबरें हो या अंतर्राष्ट्रीय मुद्दे की बात, राजनीति से जुड़ा हर पहलू, साथ ही बिजनेस का उतार चढ़ाव, खेल जगत की अपडेट से लेकर मनोरंजन की छोटी बड़ी हलचल, देखिए मिड डे प्राइम। और चलिए अब आपको लिए चलते हैं केरल। आपको बता दें कि केरल अपनी खूबसूरती के लिए मशहूर तो है ही, लेकिन साथ साथ अगर हम वहाँ की कारथुम्बी छतरी की बात करें तो वहाँ भी लाजवाब काम करता है केरल। और ख़ास बात यह है कि जो छतरियाँ हैं ये वहाँ की कबायली ख़वातीन बना रही हैं और कहीं ना कहीं ज़िंदगी में आगे बढ़ रही हैं। ख़ास बात यह है कि उनके अंदर खुद मुख्तारी तो आ ही रही है, लेकिन जैसा कि हम सभी जानते हैं कि ख़वातीन जो भी काम करती हैं बेहद खूबसूरती के साथ करती हैं। लिहाजा इन छतरियों पर भी ये ख़वातीन बेहद खूबसूरत रंगों का इस्तेमाल करती हैं ताकि ये और दिलकश बन जाएं। और आज इसीलिए इन छतरियों की मांग इंटरनेशनल लेवल पर हो रही है
और ख़ास बात यह है कि वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने मन की बात में न सिर्फ इन ख़वातीन का जिक्र किया बल्कि इन छतरियों के बारे में भी बताया। तो चलिए देखते हैं ये ख़ास रिपोर्ट। केरला की सकाफत में छतरियों की खास अहमियत है। यहाँ की छतरियाँ केरला की रिवायत और रसूमात का हिस्सा हैं। लेकिन पीएम मोदी ने जिस छतरी की बात की है वो कारथुम्बी छाता है। ये खास किस्म की छतरी केरला के अट्टापडी में बनाई जाती है। ये छतरियाँ बहुत रंगीन होती हैं, लेकिन इसकी सबसे बड़ी खासियत ये है कि इसे केरला की कबायली खवातीन बनाती हैं। आज मुल्क भर में इन छतरियों की मांग बढ़ रही है। ये छतरियाँ ऑनलाइन भी फरोख्त होती हैं। मन की बात में आज मैं आपको एक खास तरह के छातों के बारे में बताना चाहता हूँ। वो है कारथुम्बी छाते, और इन्हें तैयार किया जाता है केरला के अट्टापडी में। ये रंग बिरंगे छाते बहुत शानदार होते हैं, और खासियत ये कि इन छातों को केरला की हमारी आदिवासी बहनें तैयार करती हैं। आज देश भर में इन छातों की मांग बढ़ रही है। इनकी ऑनलाइन बिक्री भी हो रही है। इन छातों को वट्टालक्की सहकारी कृषि सोसाइटी की देखरेख में बनाया जाता है। इस सोसाइटी का नेतृत्व हमारी नारी शक्ति के पास है। महिलाओं के नेतृत्व में अट्टापडी के आदिवासी समुदाय ने एंटरप्रेन्योरशिप की अद्भुत मिसाल पेश की है। इस सोसाइटी ने एक बैम्बू हैंडीक्राफ्ट यूनिट की भी स्थापना की है। अब ये लोग एक रिटेल आउटलेट और एक पारंपरिक कैफे खोलने की भी तैयारी में है। इनका मकसद सिर्फ अपने छाते और अन्य उत्पाद बेचना ही नहीं है, बल्कि ये अपनी परंपरा, अपनी संस्कृति से भी दुनिया को परिचित करा रहे हैं। साल 2014 में कारथुम्बी छतरियां बनाने की पहल की गई। इब्तदाई तौर पर तकरीबन 50 कबायली खवातीन को छतरियां बनाने की तरबियत दी गई। 2014 में 1000 छतरियों से इस मंसूबे ने 2024 में हर साल 17,000 छतरियां फरोख्त करने के लिए तरक्की की। तरबियत याफ्ता कबायली खवातीन की तादाद 50 से बढ़कर 360 हो गई। इन छतरियों की देखभाल वट्टालक्की ज़रई सोसाइटी करती है और इसकी सरबराही नारी शक्ति करती है। अट्टापडी की खवातीन ने एंटरप्रेन्योरशिप की बेहतरीन मिसाल कायम की है। इस सोसाइटी ने बांस हैंडीक्राफ्ट यूनिट भी कायम किया। इसका मकसद खवातीन को इजाफी आमदनी के जराये फराहम करना था। वट्टालक्की एग्रीकल्चरल सोसाइटी का काम न सिर्फ अपना सामान बेचना है, बल्कि लोगों को इसकी रिवायत और सकाफत से मुतारिफ भी कराना है। हम अट्टापडी आदिवासी बस्ती में रहते हैं। हम 10 साल से कारथुम्बी कूड़ा का मतलब होता है छाता, इसी ब्रांड से छाते बना रहे हैं। मैं 2014 में इस उद्यम में शामिल हुई और वास्तव में ये मेरी आजीविका है और मेरे परिवार के लिए कोई अन्य आय नहीं है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने मन की बात कार्यक्रम में कारथुम्बी कूड़ा यूनिट का जिक्र किया है। जब हमने उन्हें अपना जिक्र करते हुए सुना तो हम सबको बहुत खुशी हुई। इससे हमारा हौसला और विश्वास और बढ़ गया है। हमें आपके सहयोग की भी जरूरत है। आप सभी को हम धन्यवाद देते हैं। आज केरला की कारथुम्बी छतरी न सिर्फ वहाँ के गांव बल्कि मुल्क भर की मल्टीनेशनल कंपनियों में भी पहुँच बना चुकी है। इन खवातीन की तारीफ करते हुए वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने कहा कि लोकल के लिए वोकल होने की इससे बड़ी मिसाल और क्या हो सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। मैं अकेला ही चला था जानिबे मंजिल, मगर लोग साथ आते गए और कारवां बनता गया। बेशक अगर हम कुछ अच्छा और बेहतर करते हैं तो ज़िंदगी में यकीनन कामयाब तो होते ही हैं, लेकिन साथ साथ हमारे साथ बहुत सारे लोग जुड़ जाते हैं
और इससे होता यह है कि न सिर्फ हमारी ज़िंदगी बदलती है बल्कि समाज में भी बेहतरी आती है। और वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी भी यही चाहते हैं कि समाज बेहतरी की जानिब बढ़ता जाए और इसके लिए वो मुसलसल कोशिश भी कर रहे हैं। फिलहाल आज के लिए इतना ही, लेकिन जाने से पहले हमेशा की तरह आपसे हम इतना ज़रूर कहेंगे, अपने चेहरे पर एक मुस्कुराहट रखिए, क्योंकि जब आप मुस्कुराते हैं तो दूसरों को मुस्कुराने का सबब दे जाते हैं। बाय बाय एंड टेक केयर। वो विरह की दास्तां